2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते थे कि डॉलर गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, अगर कोई बाहर से हमला होता है तो कौन सी ऐसी बात है कि भारतीय गृह मंत्री या भारत की रक्षा प्रणाली ये बात बता नहीं सकती है कि बाहर से कोई आक्रमण होने वाला है या हमला हुआ है? उसके बारे में कोई चेता नहीं रहा, कोई सोच नहीं पा रहा है, जबकि इनके खुद के कार्यकाल में पुलवामा से लेकर, पहलगाम से लेकर, उरी से लेकर जाने कौन कौन से हमले हो गए, लेकिन इन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अगर इन पर सवाल उठेगा तो वो देशद्रोह के दायरे में आएगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोग भारत के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछ देंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे, और यही समस्या चल रही है। और ऐसी स्थिति से आप बच नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 याद करिए, जिसको जस्टिफाई किया गया फिल्म से कि 60,000 करोड़ का ब्लैक मनी ट्रांजैक्ट हो रहा था, कहां से? नेपाल बॉर्डर से, और उसके लिए उन्होंने नोटबंदी कर दी। देश हलकान हो गया, लोग हलकान हो गए। 19 लाख करोड़ रुपए में से केवल 0.001% नहीं वापस आए, बाकी सब पैसा वापस आ गया। कोई काला धन कहीं नहीं छिपा। उस काले धन की वानगी याद करिए, जब ये कहा करते थे कि काला धन ले आऊंगा, जब ये कहा करते थे कि मैं विजय माल्या को ले आऊंगा, नीरव मोदी को ले आऊंगा, ललित मोदी को ले आऊंगा, वो सब कहां है, किधर है, कुछ पता नहीं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हर चुनाव में ये रोना रोया जाता है, हर चुनाव में ये बात कही जाती है कि इस बार ये, इस बार ये, इस बार ये, लेकिन आपके सामने ढाक के 3 पार, आप हैं खाली हाथ। देश के प्रधानमंत्री विश्व भ्रमण करते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, उनको घूमने की आदत सी है, वो देश में कभी कभी आ जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को आप झेल रहे हैं, और वो विश्व गुरु बनने का अभी भी बहुत बड़ा मुखौटा आपके सामने लेके घूम रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु किस आधार पर बनेंगे, ये मसला समझ से बाहर हो गया है। जबकि आपके पास इथेनॉल E20 की जो वानगी है उस पर भी जवाब नहीं है, शिक्षा पर जवाब नहीं है। स्वास्थ्य के विषय में बता दूं, दिल्ली में बीते 15 सालों की रिपोर्ट थी कि केवल एक अस्पताल जो कि आपको द्वारका में मिलेगा वो बना। समझ में नहीं आता है कि आयुष्मान कार्ड धारक वो यूज कर नहीं पाते। जिन हॉस्पिटल्स में यूज होना चाहिए, आप चले जाएंगे नोएडा के तमाम बड़े अस्पतालों में, आपका आयुष्मान कार्ड धारक जो कार्ड है वो कहीं यूज नहीं होगा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पर वो है गाड़ियां हजारों करोड़ की, सीधी सीधी सी बात है भाई, आपकी एक गाड़ी 20 लाख की होगी, 15 लाख की होगी, 10 लाख की होगी, लेकिन जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो बर्बाद होने के कगार पर खड़ी हो रही हैं। सवालों के घेरे में है इथेनॉल 20, पर उस पर कोई जवाबदेही नहीं। निश्चित तौर पर यह समस्या है कि आप E20 और प्योर पेट्रोल का 2 टैंकर ले जाकर के एक ही सेंटर पर ले जाकर के भर नहीं सकते, आवाजाही में दिक्कतें पेश आएंगी। आपने ही ना बोला था कि भाई अभी विदेश यात्राएं रोक दीजिए, पेट्रोल की कमी होने वाली है, जिसके आधार पर अपने पेट्रोल का रेट बढ़ाया था। पर आप तो घूम रहे हैं, आप तो जा रहे हैं, देश हित में जा रहे हैं। दूसरी समस्या सुनिएगा, सिर्फ घूमने की बात नहीं कह रहा हूं, पेट्रोल का रेट आपने बढ़ाया ये कहते हुए कि पेट्रोल वहां हॉर्मुज से बंद हो रहा है, बीच में जो रुक आने लगा पेट्रोल, और अभी आपने जितना बढ़ा करके रशिया से तेल लिया है, आप उस पर दाम घटा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अभी उसको घटने में 2 महीने से ऊपर लगेगा। जो पिछला पेट्रोल आया है वो बहुत महंगा आया है, इस वजह से अब तो फिर से हॉर्मुज पे हो गया युद्ध, तो यानी आपके पास फिर अगले 2 महीने पड़ गए। अब जब भी ये युद्ध खत्म हो, जब भी आपके पास वो सारे शिप्स आए आपके पोर्ट पर, तब तो ये बात बनेगी। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि आप सिर्फ कह सकते हैं कि आप विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं, और न्यूजीलैंड में खड़े होकर आप जब भाषण देते हैं कि हमारा देश सनातनी है, यहां पर आप सबको समझाते हैं कि सनातनी है, मांस मदिरा और इस सब पर रोक लगनी चाहिए, आपका स्टेट ड्राई स्टेट है, बिहार ड्राई स्टेट है, आपको ये समस्या नजर आती है। उसी के ठीक उलट आप रेवेन्यू कलेक्शन में ह्यूज कमाते हैं दिल्ली से, और न्यूजीलैंड में खड़े होकर आप बता रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में आप दूसरे नंबर पे हैं, और यहां पर लोग पीटे जाते हैं बीफ के मांस पर। आप कहते हैं कि गायों की रक्षा होनी चाहिए, गोमांस नहीं होना चाहिए, आप वहां पर जाके ताल ठोक के, सीना ठोक के ये बात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूजीलैंड के लोग बीफ खाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड के लोग बीफ खाते हैं,
क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में बीफ खाया जाता है। अब बीफ नहीं खाया जाता है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं। वहां पे पशुधन है, वहां नदियां हैं, वहां पर जो कुछ भी प्राकृतिक है वो प्रकृति से जोड़ करके उसके संदर्भ में, उसकी सुरक्षा संरक्षा के संदर्भ में काम किया जाता है। यहाँ एक पेड़ माँ के नाम लगा करके सैकड़ों पेड़, या पूरी की पूरी जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है वो आपकी इतनी बड़ी है कि आप अंडमान निकोबार में एक पूरे द्वीप के हिस्से को आप दे रहे हैं अडानी को, वहां डेवलपमेंट के नाम पर अस्पताल ठोक रहे हैं। आपको पता है कि वहां की इकोलॉजी कितनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कितनी बर्बाद हो जाएगी। आदिवासियों को कहा जाता है कि वो संरक्षक हैं, और उन्हीं आदिवासियों को आप मार करके नक्सल खत्म करने की बात करते हैं। मैं फिर वही बता रहा हूं, नक्सलाइट्स या नक्सलवाद क्यों जन्मा, कैसे जन्मा, ये बात भी समझने की है। सिर्फ एक पक्ष आप ये जान लें कि नक्सलाइट्स गोली मारते हैं, हत्या करते हैं, यही सच नहीं है। वो जमीन अपने पास रखना चाहते हैं, उस जमीन पर जो स्वाभाविक खेती है वो करना चाहते हैं, या वहां के, ठीक है, मानते हैं कि जब भी किसी के हाथ में बंदूक आती है या दबंगई आती है तो वो कुछ का कुछ करने लगता है, जैसे आप खुद करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री करते हैं, जैसे भरत तिवारी को मारा गया। आप समझिएगा, एनकाउंटर में भरत तिवारी को जो मारा गया वो घटना के आपको जज्ब होती है, आपको लगता है। इसी देश में जो बांकीपुर में विधानसभा में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, आप वहां का रिजल्ट देखिएगा। पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती है। नितिन नवीन उस सीट को छोड़ के हटे हैं। अब वहां पर जो लड़ रहे हैं वो प्रशांत किशोर है, वो कहते हुए फिर रहे हैं ये बात कि हम जानते हैं कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने वाले हैं, और दे भी क्यों ना, क्योंकि आप समझते हैं कि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, धर्मगत रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर धर्म के नाम पर ही आप वोट दे रहे हैं तो आप विकास के बारे में कहां तक सोच पाएंगे, अपने क्षेत्र के बारे में या उसके डेवलपमेंट के बारे में कहां तक सोच पाएंगे। भरत तिवारी की मांग क्या थी? यही तो मांग थी कि उसके एरिया की सड़कें, व्यवस्था सब ठीक ठाक की जाए। वो एसडीएम, एडीएम, डीएम सबसे जाके मिलता था। उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो बोल रहा था उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। मैं इन्वॉल्व हो जा रहा हूं उस घटना में कि भाई भरत तिवारी को आपने गोली मार करके, 4 गोली मार के उसको मार दिया। उसकी मां का रुदन आपको याद है, देखा है आपने। लेकिन समस्या वही है। यहां पर क्या हो रहा है, सोनम वांगचुक को मारने को छोड़ दिया जा रहा है। देश हित की बात आप करते फिर रहे हैं। कहां से आप न्यूजीलैंड में लोगों को पैसा दे करके, इकट्ठा करके, चार्टर्ड प्लेन से इकट्ठा करवा करके मोदी के नारे लगवा रहे हैं। अच्छी दुर्व्यवस्था फैला रखी है, और इस पर भी ताल ठोक कर आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे। जरा सोचिए, सच में सोचिए कि विश्व गुरु बनने की राह पर देश चल रहा है क्या? हमारे युवाओं का भविष्य मतलब किस कदर बिगड़ रहा है, इसका अंदाजा आपको लग नहीं रहा है। हम आपको ये समझना होगा कि सच में युवाओं के सामने भविष्य का खतरा है, और इस खतरे से निपटने के लिए हमारे विश्व गुरु तैयार हैं, और उसका आधार है धर्म, हिंदू धर्म। तमाम संगठन घूम रहे हैं, वो लड़के पहुंच जाते हैं, बेतुके लड़के पहुंच जाते हैं, जिनको लिटरली, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जूते से मारना चाहिए। कोफ्त होती है ऐसे समाज के हिस्सेदारी में, और लगता है कि सच में अगर वो मिले और वास्तव में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो, तो कहीं आंदोलन करना है तो आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर पे चले जाइए। आंदोलन करना है तो वास्तव में मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के आवास के सामने बैठ जाइए। अगर है वास्तव में दम है तो उठिए और जाइए पीएम आवास के सामने धरना दीजिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आज मरने वाले हैं कल ही मर जाएंगे, कल मरने वाले थे आज ही मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाता? देश में अगर कुछ निकलना है तो इस बात से निकलना होगा कि आपका विरोध, आपका आंदोलन उनके कानों तक पहुंच रही है कि नहीं। और अगर नहीं पहुंच रही है तो फिर जिस हाल में है उसी हाल में जी लें। विश्व गुरु तो हम बन ही जाएंगे। धन्यवाद। ऐसी बातों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।